आज हम बात करने वाले हैं सैनी मौर्य माली शाक्य कुशवाहा के इतिहास के बारे में। क्या रहा इनका इतिहास, कौन है इनके पूर्वज, तो आइए जानते हैं। तो हमने इतिहास की बात की है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपका स्वागत है हमारे चैनल UP20 वाले में। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको भाईचारा दिखाना जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो किसी चीज़ के भी ऊपर चर्चा करने से पहले हमें उसके इतिहास के बारे में गहराई से जान लेना अति आवश्यक है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि ये प्रभु श्री राम के वंशज हैं। जी हाँ, श्री राम के पुत्र लव और कुश के नाम पर इनका नाम कुशवाहा पड़ा, और ये महाराजा सूरसैनी के नाम पर सैनिक कहलाए। जी हाँ, महाराजा सूरसैन के नाम पर ये सैनिक कहलाए, जो महाराजा सूरसैनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने ट्वीट में लिखते हैं, देश की आज़ादी के आंदोलन में और देश के नव निर्माण में सैनी समाज के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस समाज के लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपनी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और भी आगे लिखते हैं, इसी वंश में आगे चलकर महाराजा सूरसैनी ने सूरसैनी गण की स्थापना की। यह समाज जितना प्राचीन है, इसका इतिहास उतना ही गौरवशाली और महान भी है। आज सरकार इन महापुरुषों को पंक्तियों पर चलकर कॉमन मैन के लिए काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने ट्वीट में लिखते हैं। तो आगे हम बताते हैं महाराजा पोरस के बारे में। मान्यताओं के आधार पर महाराजा पोरस इन्हीं के कुल के बताए जाते हैं। शायद आप में से कोई ऐसा होगा जो महाराजा पोरस को ना जानता हो। महाराजा पोरस, जिनका युद्ध सिकंदर के साथ एक घमासान युद्ध हुआ था। भाई सिकंदर जो विश्व विजय की यात्रा करता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। केवल भारत के एक योद्धा पंजाब के रहने वाले महाराजा पोरस ने छक्के छुड़ा दिए थे। इतिहासकारों के हिसाब से माने तो कहा जाता है कि सिकंदर की सेना महाराजा पोरस की सेना से 6 गुनी बड़ी थी, और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले पोरस के पास एक प्रस्ताव भिजवाया, जिसमें लिखा था कि आप हमारे सामने घुटने टेक कर हमें विश्व विजय की यात्रा पूरी करने दें। महाराजा पोरस ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और आग बबूला होकर कहा, धिक्कार है मुझे ऐसे जीने पर जो अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। और महाराजा पोरस ने कहा कि सिकंदर को पहले मेरे से युद्ध करना होगा। महाराजा पोरस के पास एक छोटी सेना थी और सिकंदर के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन महाराजा पोरस की सेना में 3000 पैदल सैनिक, 4000 घुड़सवार, 300 रथ और 130 हाथी की टोली थी। आइए हम बात करें सिकंदर की सेना के बारे में। सिकंदर की सेना बहुत ही बड़ी थी। उसमें 35 से 40 हजार लड़ाकू कूदनाई सैनिक जो हथियार लैस थे। उनके पास और स्थल दोनों सेना थी। महाराजा पोरस के पास केवल स्थल सेना थी। महाराजा पोरस और सिकंदर के बीच में घमासान युद्ध हुआ, और महाराजा पोरस की सेना ने और महाराजा पोरस ने अपनी वीरता दिखाई और सिकंदर के छक्के छुड़ा दिए। और आखिर में रिजल्ट यह आया, सिकंदर और सिकंदर के सैनिक अपनी इच्छा शक्ति से हार गए कि हम जब भारत के एक राज्य महाराजा पोरस को नहीं हरा पाए तो पूरे भारत को कैसे हराएंगे। तो उनकी इसी इच्छा शक्ति की वजह से सिकंदर वापस लौट गया। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि महाराजा पोरस इस युद्ध में हार गए, और जब उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो महाराजा पोरस ने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो सिकंदर इस बात से खुश हुआ और उन्हें जिंदा छोड़ दिया। लेकिन आपको यह बता दें कि उस समय इतिहासकार यूनानी थे, तो यूनानी कभी महाराजा पोरस के इतिहास को वीरता के रूप में नहीं दिखाएंगे। उन्होंने उस समय सिकंदर को महान दिखाया। लेकिन आप सब जान सकते हैं कि जो विश्व विजय की यात्रा पर निकला हुआ था, वो केवल एक भारत के एक राजा को ही कैसे छोड़ सकता है। विश्व विजय यात्रा के लिए आया, उसके अंदर इतनी दयालुता कैसे आ सकती है? वो इतना दयालु कैसे हो सकता है जो इतने राजाओं को मारता हुआ आया है, इतने देशों पर राज करता हुआ आया है? तो महानता यही है कि महाराजा पोरस ने वीरता से युद्ध लड़ते हुए सिकंदर को वापस लौटा दिया।
असल में कहा जाए तो यही कहा जाए कि सिकंदर भारत में घुसा ही नहीं था। महाराजा पोरस ने उसे भारत में घुसने ही नहीं दिया, उसे पहले ही उसे वापस लौटा दिया। कहा जाता है कि हमारे देश में महाराजा पोरस जैसे योद्धा पैदा हुए होते तो आज ही देश लूटा ना होता। मंगोलों ने, मुगलों ने आक्रमण कर करके अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह लूट लिया। अगर महाराजा पोरस जैसे और राजा पैदा होते तो शायद भारत आज लूटा ना होता। तो आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर इनका नाम मौर्य पड़ा और इनकी एक पहचान बनी मौर्य के नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। कौन इनकी वीरता को नहीं जानता, जब इनके गुरु ही चाणक्य थे। कहा जाता है कि चाणक्य से ज्यादा नीति आज तक कोई भारत में कोई नहीं जानता। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में इनका जन्म मौर्य वंश में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। अन्य ये मानते हैं कि वह मयूर थॉमस के मोयरा जनजाति के थे। कहते हैं कि वे जन्म से ही गरीब थे। उसके पिता की मृत्यु उनके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी और कुछ समय बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। अब उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी और आचार्य चाणक्य जी ने उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया कि उनके सामने कोई ना टिक सका। आप सब जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के साम्राज्य को फाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की और उन्होंने अनेकों काम किए। और जब चंद्रगुप्त मौर्य 50 वर्ष के हो गए तो उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते महान अशोक सम्राट के बारे में तो आप सब जानते होंगे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश में महान अशोक सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक मौर्य था। यहाँ ये वही अशोक हैं जिन्होंने अशोक चक्र और अशोक स्तंभ और बौद्ध धर्म के बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने अखंड भारत का निर्माण किया। जी हाँ, अखंड भारत का निर्माण अशोक सम्राट ने किया। अशोक सम्राट ने भारत के 16 महाजनपदों पर राज किया। जी हाँ, पूरे भारत पर राज करने वाले अशोक सम्राट थे। अशोक महान ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकालीन के मुसलमानों ने ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। अपने धर्म लेखों के स्तंभ आदि में अंकन किए गए उनकी ब्राह्मी और अखरोष्टी 2 लिपि का उपयोग किया गया है। कहा जाता है कि 3 वर्ष के अंतर्गत उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था और अशोक सम्राट को युद्ध में हरा पाना नामुमकिन था। उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया और जब कलिंग का युद्ध चल रहा था तो उन्होंने इतनी मारकाट देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके मन में दयालुता आई। उन्होंने देखा कितने लोग मर रहे हैं, इतने लोग कट रहे हैं, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्या यह सही है। तो फिर उन्होंने यह सोचकर बौद्ध धर्म अपना लिया। जब उन्होंने लाखों लोगों के सर कटे हुए देखे और खून से भरी कीचड़ देखी तो उनका मन दयालु से भर आया और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और बौद्ध धर्म अपना लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। और आगे चलकर इनमें एक से एक महान योद्धा पैदा हुए। और आगे हम बात करते हैं महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की। महात्मा ज्योतिराव फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए अधिक संघर्ष किया। अछूत द्वार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के लिए ज्योतिबा ने उल्लेख कार्य किया। अगर ये ना होते तो आज जाति भाव का, छूत अछूत का
यह भ्रम लोगों के मन से ना मिट पाता। और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, अगर ये ना होती तो आज नारी शिक्षा ग्रहण ना कर रही होती। जी हाँ, इनकी वजह से आज नारी को पढ़ने का अधिकार मिला, नारी को इतनी शक्ति मिली। शायद आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि नारी हमारे देश कितनी आगे पहुंच सकती है। इनके विषय में फिर आगे चर्चा करूंगा कभी। इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से बीता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। दुनिया जानती है इनके बारे में। अगर ये ना होते तो आप इसी भ्रम में पड़े रहते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। और महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर जयंती मनाई जाती है 11 अप्रैल को, और माता सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। जी हाँ, कभी इनके ऊपर इतिहास पर विशेष चर्चा करूंगा। और आगे हम बात कर रहे हैं महाराज हरि सिंह के बारे में। इनका जन्म 21 सितंबर 1895 में जम्मू में हुआ था। जम्मू रियासत के अंतिम शासक महाराज थे। वे महाराज रणवीर सिंह के पुत्र एवं पूर्व महाराजा प्रताप सिंह के भाई राजा मा सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। ये एक क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में इनका काफी योगदान रहा। तो आगे हम बात कर रहे हैं इन्हीं के वंशज मेजर ध्यानचंद के बारे में। जी हाँ, इनका जन्म 19 अगस्त को हुआ था। सन 1905 में इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हीं की वजह से 29 अगस्त को इनके जन्मदिन के दिन खेल दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, हम आपको बता दें मेजर ध्यानचंद ने लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया। मेजर ध्यानचंद ने अपने हॉकी करियर में अंग्रेजों के खिलाफ 1000 से अधिक गोल दागे। जी हाँ, बहुत गौरवशाली इतिहास है मेजर ध्यानचंद का। आज भारतवर्ष में खेल दिवस इनकी वजह से माना जाता है, और भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद को आज दिल से सैल्यूट है। वे हॉकी के इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो इसी प्रकार स्कूल में अनेक महापुरुष पैदा हुए। सूबेदार जोगिंदर सिंह, सेनापति गुलाब सिंह, वीर कुंवर सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह। और भारतवर्ष में इनकी जयंतियाँ भी मनाई जाती हैं। जी हाँ, तो हम विस्तार से बात करेंगे इससे अगले पार्ट में। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम इनमें से किसके बारे में अच्छे से आपको डिटेल में एक बायोग्राफी बना के बताएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, साथ में वीडियो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।